अक्षय कांति बम द्वारा कांग्रेस से नामांकन पत्र खींच लेने और भाजपा में शामिल होने के बाद इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार विहीन हुई कांग्रेस के डमी प्रत्याशी रहे मोहित सिंह पटेल ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर कोर्ट की शरण ली है, जहां हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद मोती सिंह पटेल ने हाई कोर्ट के डबल बेंच के प्रति उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं अधिवक्ता जयस गुरुनानी ने भी सुनवाई को लेकर कहा कि उन्हें भी उम्मीद है कि पटेल को माननीय द्वारा न्याय दिया जाएगा। दरअसल मोती सिंह पटेल ने हाईकोर्ट में रीट अपील दायर कर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। बता दें कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण के तहत आगामी 13 मई को मतदान होना है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम द्वारा फॉर्म खींचने के बाद कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में फिलहाल नहीं है, लिहाजा वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर मोती सिंह पटेल ने कांग्रेस से वैकल्पिक फॉर्म भरा था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। मामले में मोती सिंह पटेल अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पटेल का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं। पटेल की ओर से आपने हाई कोर्ट में इनका मुकदमा लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह की बहस हुई है और क्या फैसला आने की उम्मीद है इस पर? देखिए, मुख्य रूप से जो हमने रिट याचिका दायर की थी, तो रिट याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिससे व्यथित होकर के हमने डिवीजन बेंच में रिट अपील प्रस्तुत की। तो आज रिट अपील की सुनवाई थी, जिसमें मुख्य रूप से हमने बताया कि रिट याचिका जो है हमारी किस आधारों पे गलत रूप से खारिज की गई है। तो वह आदेश किस रूप से गलत था, क्योंकि जब रिट याचिका की सुनवाई हुई और जब आदेश आया तो माननीय न्यायालय द्वारा यह उसमें कहा गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वह सिर्फ एक ही कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है, बल्कि जो फॉर्म बी है उसी में लिखा हुआ है कि पार्टी जो है दो व्यक्तियों को अधिकृत कर सकती है, एक होता है अप्रोप्रिएट कैंडिडेट और एक होता है सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट। तो जब पार्टी ने फॉर्म बी इशू किया था तो उसमें जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे वह पिटिशनर थे मोती सिंह पटेल जी। तो आखिर सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के भी कुछ अधिकार हैं। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसे नजरअंदाज होने के लिए फॉर्म बी में नहीं डाला है। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की जरूरत तब आती है जब अप्रोप्रिएट कैंडिडेट जो है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या वो अक्षय बम जी की तरह चुनावी मैदान को छोड़ के भाग जाता है, विड्रॉ कर लेता है, तब सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की भूमिका आती है। और इस केस में यही हुआ है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वह चुनावी मैदान छोड़ के जो विपक्षी दल था उसमें शामिल हो गया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कई न्याय दृष्टांतों में कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हिंदुस्तान में दो नेशनल पार्टियों के बीच में इलेक्शन अगर कंटेस्ट हो रहा है, जो कि दो मुख्य रूप से कंटेस्टिंग पार्टीज हैं, और एक पार्टी को आप अलाउ ही नहीं करेंगे उनका कैंडिडेट खड़ा करने के लिए, तो किस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? यह प्रश्न भी हमने न्यायालय के समक्ष। नामांकन वापसी का जो निर्धारित समय है उस दौरान बी फॉर्म जो है मोती सिंह जी पटेल को वहां पे समय पर देना था, ऐसा कलेक्टर महोदय ने भी कहा था, पर बी फॉर्म समय पर जमा नहीं होने के कारण ही फॉर्म इनका जो है वो रिजेक्ट हुआ है। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो फॉर्म भी इशू हुआ था वह इशू हुआ था 23 तारीख को। जो नॉमिनेशन पेपर मैंने सबमिट किया वो था 25 तारीख को। जो नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी थी वह होती है 26 तारीख को और विड्रॉल की डेट होती है 29 तारीख को। तो 26 तारीख को जब स्क्रूटनी हुई तब मेरा जो फॉर्म भी था वह उसमें लगा हुआ था, और इसीलिए जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया तब कहीं पर भी अपने आदेश में ये नहीं कहा कि फॉर्म भी इसमें संलग्न नहीं है इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने दो फाइंडिंग दी अपने ऑर्डर में। पहला कहा कि ये अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट जो अक्षय बम है उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, इसीलिए सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का रिजेक्ट किया जाता है। और दूसरी फाइंडिंग ये थी कि 10 प्रपोजर के साइन सिग्नेचर जो है वह नॉमिनेशन पेपर में नहीं है, बल्कि अब मेरा न्यायालय से यह दरखास्त थी और मेरा यह कहना था कि जो 10 सिग्नेचर की साइन रिक्वायरमेंट है वह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लगती है, ना कि अब कैंडिडेट हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। तो यदि मैं आईएनसी का सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हूं तो मुझे 10 सिग्नेचर की आवश्यकता कदापि नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक सिग्नेचर से ही फॉर्म भरना है। और जहां तक बात रही अक्षय बम के फॉर्म को एक्सेप्ट करने की और मुझे रिजेक्ट करने की, तो मेरा फॉर्म तब तक रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक विड्रॉल की डेट नहीं चली जाती, क्योंकि 29 के पहले आप यह किस रूप से आप इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म वापस लेता है या नहीं लेता है जी, जो कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है।
कि एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जा करके मैदान छोड़ के अपना फॉर्म वापस लेके विपक्षी दल में शामिल हो जाता है, तो यह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे क्वेश्चन लगाता है। हम देखते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी और सरकार गिरी थी, यह हम सबने देखा है। तो एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग जो है वह तो हम सबने देखी, परंतु यह देश पहली बार देख रहा है कि कैंडिडेट्स की भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि निर्धारित समय के पहले मोती सिंह जी का जो फॉर्म रिजेक्ट कर रहा था वो गलत था, खारिज जो किया गया था वो गलत था? फॉर्म जो है वह 2 स्टेज पे स्क्रूटनाइज होना चाहिए जी। जो फॉर्म मोती सिंह पटेल जी का था वह 26 तारीख को जब रिजेक्ट हुआ तो उसमें यह कहा कि अक्षय बम का एक्सेप्ट हो गया है इसीलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वहां तक 26 तारीख को ठीक है, पर आपको जब उसने विड्रॉ किया तो 29 तारीख को भी आपको वापस स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा और आपको यह देखना पड़ेगा कि अब यह फॉर्म वैलिड है या नहीं, क्योंकि आज दिनांक को यदि आप उसी फॉर्म को अगर आप वापस देखेंगे तो वही फॉर्म वैलिड होगा। आपका परिचय दीजिए। जयेश गुरनानी, अधिवक्ता। जिस प्रकार से हमारे इंदौर शहर का नाम पूरे देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आता है, उसी प्रकार से हम देखें कि नंबर 1 शहर को, इंदौर को भारतीय जनता पार्टी की करतूत ने कलंक के मामले में नंबर 1 कर दिया है। हमारा जो मामला है, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोर्ट गए हैं। जिस प्रकार से कैसे आपने सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम को कैसे अपने साथ ले जाकर उनका नामांकन वापस करवाया, ये गुंडागिर्दी, ये दादागिरी और इंदौर के 27 लाख मतदाताओं का अपमान है। जहाँ एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए पर ये चुनाव होना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी दादागिरी, गुंडागर्दी, हमने सबने फिल्मों में देखा था कि मतों की चोरी होती है, पर या तो उम्मीदवार को चोरा के ले गए। तो हम सब जो कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस का एक एक नेता कार्यकर्ता कांग्रेस में डट के लड़ रहा है और कांग्रेस की जो हवा बन रही है ना कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये हम उदाहरण है। हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जरूरत लगे तो जाएंगे, पर इंदौर के शहर की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल जी गांधी समय समय पे इस बात को दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को बिल्कुल खत्म करा जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करा जा रहा है, एकाधिकार की बात हो रही है। इसी बात को लेकर आज हम डबल बेंच में गए थे और माननीय, हमको ऐसा पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। क्या लगता है अगर फैसला आने के बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में आप होंगे, क्या लगता है संभावना दिख रही है पूरी इसकी, क्या कहना चाहिए? प्रत्याशी में नहीं हूं, ये चुनाव ना कांग्रेस का है ना अन्य दल का है, ये चुनाव इंदौर कि मतदाता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की गुंडागिर्दी का है और इसमें सत्य की जीत होगी। या एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता तो अलग बात रही, यहाँ का एक एक मतदाता चुनाव लड़ेगा और इसमें निश्चित सफलता मिलेगी। यदि फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है और आप उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नोटा के लिए प्रचार करेगी इस चुनाव में? अभी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, हम संविधान के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। आज हम डबल बेंच में गए, यहाँ फैसले की हम समीक्षा करेंगे। हमारे वकील साहब जो विभोर खंडेलवाल जी है, जयेश जी है, इनके माध्यम से हम विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस पार्टी में हम विचार विमर्श करेंगे और जरूरत लगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी हम जाएंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मोती सिंह पटेल, इंदौर लोकसभा प्रत्याशी।